भारत माता की जय। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म कर कर टेंस शुरू करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हम लोग ट्रांसलेशन से संबंध रखने वाले कुछ शब्द को जाने थे, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये सब हम लोग सब जान चुके थे, जिसके लिए जो कि ट्रांसलेशन के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत अनिवार्य है। उसके बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पकड़ना कुछ मुश्किल काम हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग टेंस शुरू करेंगे, तो आप लोग टेंस पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर टेंस का हिंदी अर्थ कर तो काल, अगर इसका हिंदी अर्थ निकाले तो काल 3 प्रकार के होंगे: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो हम लोग को यहाँ अभी हम लोग यहाँ हिंदी व्याकरण नहीं, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, फिर पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं और फिर फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को कुल मिलाकर 12 प्रकार पढ़ना है इस टेंस चैप्टर में। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता हूं, ते हैं, ता है, ती है, कभी कभी ते हो भी रहता है कि ते हो, जैसे कि आप तुम पढ़ते हो, ते हो इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, वह आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो। इस प्रकार देखिए अंत में क्या आ गया, ता हूँ, ता है, ती है। ये सब जो पहचान है, ये सब पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मन में दुविधा है कि सर सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगाएंगे और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाएंगे, यहाँ दुविधा है। तो चलिए उस दुविधा को हम लोग जो है स्पष्ट करते हैं। पहला नोट है कि वर्ब मूल रूप में प्लूरल होता है। आप लोग को बता दिया हूँ कि वर्ब क्या है, अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ आप लोग को वर्ब को पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान। तो वर्ब मूल रूप में प्लूरल होता है, जैसे जियो, गो मीन्स जाना, सीओ कम मीन्स आना, ईट ईट मीन्स खाना, ये सब प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस या आईएस जोड़ते हैं। वर्ब के प्लूरल फॉर्म को V1 कहा जाता है तथा सिंगुलर फॉर्म को V5 कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कम, कम का प्लूरल कम्स हो गया तो इसमें एस लगा दिए। गो, गो हो गया प्लूरल, प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगा दिए। उसी प्रकार ट्राई, ट्राई है प्लूरल, इसको सिंगुलर बनाने के लिए आईएस लगा दिए। उसी प्रकार है क्राई, क्राई है प्लूरल, इसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगा दिए, वाई हटाकर आईएस लगा दिए। आंसर, तो आंसर को प्लूरल बनाने सिंगुलर बनाने के लिए आंसर्स लगा दिए। डू, तो डू को सिंगुलर बनाने के लिए डज लगा दिए। ठीक है, तो हम लोग यह जान गए कि V1 यानी कि प्लूरल फॉर्म और V5 यानी कि सिंगुलर फॉर्म। तो चलिए ये नोट पहला था, इतना नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं कि V1 कब लगता है, कहाँ किसके साथ लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, और V5 किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। पहले इतना नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नोट देखते हैं। पहला नोट तो देख लिया कि कोई भी वर्ब मूल रूप में प्लूरल रहता है जो सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस या आईएस जोड़ा जाता है। दूसरा नोट है कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, सेकेंड पर्सन यानी कि यू और थर्ड पर्सन, क्या लिखा हुआ है नोट दूसरा, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी कि दे और कोई प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस या आईएस नहीं लगता है, अर्थात केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस या आईएस लगता है। देखिए उसी का सारांश है, मतलब हम लोग अभी जान रहे थे ना कि किस में V1 लगेगा और किस में V5 लगेगा। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी कि प्लूरल नाउन एक से अधिक नाउन, तो हम 2 एग्जांपल ले लिए, राम एंड श्याम, इनके साथ V1 का प्रयोग होता है। और जब डू डज की बात आएगी तो डू का प्रयोग होगा। अब देखिए
ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यानी कि एक हम राम ले लिए और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वाटर ले लिए, इनके साथ V5 का प्रयोग होगा। और जब डू डज की बात आएगी तो डज का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे वे लोग तुम्हें जानते हैं, दे नो यू। देखिए दे के साथ ह्यूमन लगता है तो दे नो यू। वह अंग्रेजी पढ़ती है तो सी है तो सी के साथ V5 लगेगा तो रीड्स इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस डू वन, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप नहीं रोते हैं, यू के साथ क्या लगता है भाई, यू के साथ डू, तो यू डू। स्ट्रक्चर में नोट है तो नोट, V1 वीक। वह नहीं आता है तो ही के साथ क्या लगता है, डज, तो ही डज। फिर उसके बाद नॉट कम, ही डज नॉट कम। तो चलिए बी नंबर स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग सी डी ई एफ देखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होगा। फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बाकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपके सामने, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो डू यू प्ले क्रिकेट। क्या उसका भाई पढ़ता है, डज हिज ब्रदर रीड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे दोस्त नहीं पढ़ते हैं, डू योर फ्रेंड्स नॉट रीड। क्या बच्चा दूध नहीं पीता है, डज द चाइल्ड नॉट ड्रिंक मिल्क। ये नंबर है WH क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। वह क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट। फिर है निगेटिव WH क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप लोग रोज पढ़ने क्यों नहीं आते हैं, व्हाई डू नॉट कम टू रीड डेली। वह समय पर काम क्यों नहीं करता है, व्हाई डज नॉट वर्क ऑन टाइम। इसको जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। भारत मैच जीत रहा है, इंडिया इज विनिंग द मैच। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ए नंबर एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें दुविधा है कि सर एम किसके साथ लगाएंगे, इज किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे। तो चलिए यहाँ स्पष्ट हो जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी यू दे राम एंड श्याम के साथ आर का प्रयोग होता है, ही सी इट राम या वाटर। यहाँ राम एंड श्याम कहने का मतलब है कि प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होता है। और ही सी इट राम कहने का मतलब है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वाटर कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई, तो आई के साथ एम लगता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आप लोग लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग। वह हंस रहा है, ही इज लाफिंग। चलिए बी नंबर स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस, आई एम सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नॉट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप बाजार जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू मार्केट। फिर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे क्या भगवान हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, इज गॉड नॉट ब्लेसिंग अस। अब ई नंबर है WH क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। निगेटिव WH क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड प्लस एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर क्यों नहीं आ रहा है, व्हाई इज ही नॉट कमिंग टू हाउस। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग
प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार देखते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। कभी कभी क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है भी लगा रहता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, या इसी को कह सकता हूँ कि मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिस जैसे कि राम एंड श्याम, ये दो हो गया, एक राम एक श्याम, तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। और ही, सी, इट, राम और वाट का, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हैज का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग मैच खेल चुके हैं, तो वी के साथ हैव, वी हैव प्लेड द मैच, यह V3 इसमें प्रयोग होता है। जब मैं आप लोग को वर्ब पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि वर्ब का तीसरा रूप कैसे बनता है, V3 क्या होता है। वर्ब का 5 रूप होता है, तो इसमें तीसरा रूप है। अगर ज्यादा डाउट है तो आप लोग मेरा वर्ब चैप्टर को देख सकते हैं जो आपको पढ़ाया। भारत मैच जीत चुका है, इंडिया हैज वॉन द मैच। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसने ताजमहल नहीं देखा, तो ही, देखिए ही के साथ हैज का प्रयोग होगा, तो ही हैज नॉट सीन द ताजमहल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप दिल्ली गए हैं, हैव यू गॉन टू दिल्ली। अब है चौथा स्ट्रक्चर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका होता है स्ट्रक्चर हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आज वर्षा नहीं हुई है, हैज इट नॉट रेन्ड टुडे, यहाँ रेन्ड कर दीजिए V3 रेन्ड। हैज इट नॉट रेन्ड टुडे। अब ई नंबर WH क्वेश्चन, तो क्या है भाई, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। जैसे वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। अब है निगेटिव WH क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं, व्हाई हैव यू नॉट कम येट। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसी के साथ हम लोग का प्रेजेंट टेंस खत्म होगा। प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। कभी कभी समय सूचक शब्द के बाद से लगा रहता है तथा मुख्य क्रिया के बाद रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है इत्यादि शब्द भी लगे रहते हैं। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, तो इसकी पहचान तो वैसे है कि ता रहा हूं, ते रहे हैं, ता रहे हो, ती रही है, ये सब लगे रहते हैं। और कभी कभी इसमें समय आ जाता है, तो समय आ जाता है तो ता हट जाता है, सिर्फ रहा हूं, रहे हो, रहा है, रही है ये सब लगे रहते हैं। एग्जाम्पल से और स्पष्ट रहता है। जैसे कि देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर उससे ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग। मैं पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए दोनों में क्या अंतर है, देखिए यहाँ ता रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई समय नहीं है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, और नीचे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, इसमें समय है कि सुबह से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसमें का ता हट गया है, सिर्फ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। यही है दोनों में अंतर। अगर समय लग जाएगा तो ता हट जाएगा, अगर समय नहीं रहेगा तो ता रहेगा। चलिए अब इसका भी 6 स्ट्रक्चर होगा, तो 6 स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक एक करके। पहला स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम। चलिए जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, he has been reading since morning। इसमें एक नोट देने मतलब ध्यान देने वाला नोट है कि कहीं फॉर है कहीं सिंस है। तो ये मन में दुविधा है कि सर हम फॉर कहाँ लगाएंगे और सिंस कहाँ लगाएंगे। तो देखिए हम लोग यह भी पढ़ लेते हैं कि चलिए कि फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। तो देखिए पहला नोट है कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग होता है। उस टाइम को पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है जिसका प्लूरल बनता है
सिंगुलर नंबर में उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 घंटे से 4 एन आवर, 10 दिनों से 4 10 डेज, महीनों से 4 मंथ्स। मतलब उस टाइम को पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है जिसका प्लूरल बनता है। अगर प्लूरल बनता है तो सिंगुलर भी होगा, तो उस टाइम के सिंगुलर नंबर में ए या एन का प्रयोग होता है। तो हम लोग ये समझ गए कि 4 का प्रयोग कैसे होता है। अब है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है और उस टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं जिसका प्लूरल नहीं बनता है, और सिंगुलर नंबर में भी उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। कुछ पॉइंट ऑफ टाइम निम्नलिखित है। कुछ पॉइंट ऑफ टाइम निम्नलिखित है। तो पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम को हम लोग कहेंगे जिसका प्लूरल नहीं बनता है, और प्लूरल नहीं बनता है तो सिंगुलर नंबर के पहले भी उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बजे, ओ क्लॉक, जैसे 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से। फिर है किसी दिन का नाम आ जाएगा, जैसे रविवार से तो कहेंगे कि सिंस संडे, सोमवार से तो कहेंगे कि सिंस मंडे। अब है किसी महीना का नाम, जैसे जनवरी से तो सिंस जनवरी, फरवरी से तो सिंस फरवरी, मार्च से तो सिंस मार्च। उसके बाद हो जाएगा किसी साल का नाम, जैसे 2024 से सिंस 2024, 2025 से सिंस 2025। उसके बाद है कोई घटना का नाम, जैसे बचपन से सिंस चाइल्डहुड, त्योहार का नाम जैसे दुर्गा पूजा से सिंस दुर्गा पूजा, दीपावली से सिंस दीपावली, आगमन या प्रस्थान, जन्म, शादी, मृत्यु इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसके बाद हम लोगों को सिंस लगाना है। ठीक, जैसे देख लीजिए 10 बजे से तो सिंस 10 o'clock, कल से तो सिंस यस्टरडे, यहाँ बीता हुआ कल से है। अगर आने वाला कल से रहेगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो स्पेस कम है, इतना लिख लीजिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग उसके बाद इसमें आगे देखते हैं। चलिए बाकी के स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। बी नंबर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे भारत वर्षों से मैच जीत रहा है, इंडिया हैज बीन विनिंग द मैच फॉर इयर्स। अब है सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे क्या आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं, तो हैव यू बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। और डी नंबर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या कल से वर्षा नहीं हो रही है, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। अब है ई नंबर है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। चलिए देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर इयर्स। अब है नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कब से सो रहा है, सिंस व्हेन हैज ही बीन स्लीपिंग। अब यहाँ एक सीखने के लिए मिल रहा है कि देखिए यहाँ सिंस पहले आ गया, तो जब आपको कब से आ जाएगा, कब से, तो उसके लिए सिंस व्हेन से ही हम लोग सेंटेंस को शुरू करेंगे। इतना लिख लीजिए या वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर। और इसी के साथ हम लोग का प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। अब हम लोग पास्ट टेंस में प्रवेश करेंगे पढ़ाई करने के लिए। अब हम लोग पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है पास्ट टेंस। अब हम लोग टेंस जो चैप्टर शुरू किए हैं, टेंस चैप्टर का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है पास्ट टेंस। पहला था प्रेजेंट टेंस और दूसरा है पास्ट टेंस। तो चलिए पास्ट टेंस का परिचय जानते हैं। पास्ट टेंस से भूतकाल, बीता हुआ समय में होने वाले काम या गतिविधि की जानकारी मिलती है। पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, यानी कि पास्ट टेंस से हम लोग उस
काम या गतिविधि या घटना के विषय में जानते हैं जो बीते हुए समय में घट चुकी है घटना या वो काम हो चुका है। और पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि शब्द लगा रहता है। कभी कभी मुख्य क्रिया के अंत में या, ई, दीर्घई, ए इत्यादि भी लगा रहता है। जैसे वह मेरी मदद करता था या उसने मेरी मदद की, तो ही हेल्प्ड मी। देखिए यह पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस का पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का परिचय जान ही गए। इसका 6 स्ट्रक्चर होता है, एक एक करके हम लोग 6 स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ए नंबर है एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग होगा। जब हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग यह देखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के पहले और पांचवें रूप का प्रयोग करते थे, यानी कि V1 और V5 का प्रयोग करते थे। जब हम लोग प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें हम लोग वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि V4 का प्रयोग कर रहे थे। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग कर रहे थे, अर्थात V3 का प्रयोग कर रहे थे। और यहाँ पर मतलब कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग वर्ब के चौथा रूप अर्थात V4 का प्रयोग करते थे। और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि V2 का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोग यह देख लिए ना कि V1 से लेकर V5 तक सबका प्रयोग हो गया अब हम लोग के माध्यम से, यहीं तक में यही है, किसी में V1, किसी में V2, किसी में V3, किसी में V4 और किसी में V5। तो चलिए ए नंबर स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह बाजार गया तो ही वेंट टू मार्केट, जाना गो होता है, गो का V2 क्या होता है वेंट, तो वह बाजार गया। फिर बी नंबर है नेगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है हम लोग के सामने डिड, तो यहाँ किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए कि सर किसके साथ किसका प्रयोग होता है। वो तो हैव में दुविधा होती थी, इज एंड आर में दुविधा होती थी, आगे वाज वेयर में दुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ डिड है, तो इसलिए किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसका उदाहरण, मैंने उसे नहीं ठगा, आई डिड नॉट चीट हिम। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप घर गए, डिड यू गो टू हाउस। अब है चौथा डी नंबर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह नहीं खाया, डिड ही नॉट ईट। अब है ई 5 नंबर स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। अब है F नंबर स्ट्रक्चर यानी कि 6 नंबर स्ट्रक्चर नेगेटिव WH क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्यों नहीं खाया, व्हाई डिड ही नॉट ईट। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ लिए, या तो पॉज करके या तो स्क्रीन शॉट के माध्यम से इतना देखिए, फिर हम लोग पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, देखिए रहा था, आई वाज टीचिंग यू। आप पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग। वह खाना बना रही थी, शी वाज कुकिंग फूड। अब इसका 6 स्ट्रक्चर बदलते हैं। तो पहला है ए नंबर है एफर्मेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दुविधा वाली बात है, सर वाज किसके साथ लगाएंगे और वेयर किसके साथ लगाएंगे। तो याद रखेंगे कि आई, ही, सी, इट, यहाँ राम लिखने का मतलब है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वाटर, वाटर लिखने का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन। इन सबों के साथ वाज का प्रयोग होगा। और यहाँ वी, यू, दे, राम एंड श्याम लिखने का मतलब है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इन सबों के साथ वेयर का प्रयोग होगा। जैसे भारत मैच जीत रहा था, तो इंडिया वाज विनिंग द मैच, क्योंकि इंडिया क्या है काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वाज होगा। हम लोग देख रहे थे तो वी क्या है प्लूरल है, इसलिए यहाँ वेयर का प्रयोग होगा। देखिए वी है तो यहाँ वेयर है, वी वेयर वाचिंग। अब है बी नंबर स्ट्रक्चर
निगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैं नहीं डर रहा था, आई वाज नॉट फियरिंग। सी नंबर स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे क्या वो हंस रहा था, वाज ही लाफिंग। डी नंबर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे क्या वह नहीं खा रहा था, वाज ही नॉट ईटिंग। अब है ई नंबर डब्ल्यू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे आप कहाँ जा रहे थे, वेयर यू गोइंग। और एक नंबर स्ट्रक्चर है निगेटिव डब्ल्यू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे वह क्यों नहीं खा रहा था, व्हाई वाज ही नॉट ईटिंग। पहले इतना लिखते हैं, उसके बाद हम लोग पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। कभी कभी मुख्य क्रिया के अंत में या था, ई थी, ये थे लगे रहते हैं, जैसे वह आ चुका था या वह आया था, ही हैड कम। तो बाकी सब स्ट्रक्चर में जैसे बाकी सब टेंस के प्रकार में जैसे 6 स्ट्रक्चर थे, तो इसमें भी 6 स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ए नंबर एफर्मेटिव सेंटेंस, द सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर। और बी नंबर है नेगेटिव सेंटेंस, आई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वह नहीं आया था, ही हैड नॉट कम। सी नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे क्या आप खाना खाए थे, हैड यू ईटन फूड। डी नंबर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे क्या भारत मैच नहीं जीता था, तो हैड इंडिया नॉट वॉन द मैच। अब चलिए ई नंबर स्ट्रक्चर जिसका नाम है डब्ल्यू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वह कहाँ गया था, वेयर हैड ही गॉन। एफ नंबर नेगेटिव डब्ल्यू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे वह क्यों नहीं आया था, व्हाई हैड ही नॉट कम। अब ये तो हम लोग मतलब कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो देख लीजिए। अब पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मिलाकर कुछ कंबाइंड सेंटेंस बनता है, उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुका था, देखिए इसमें 2 सेंटेंस है, एक है कि मेरे आने से और एक वो जा चुका था, मतलब कि मेरे आने से पहले हो जा चुका था। यहाँ पे 2 काम हो रहा है, एक काम हो रहा है आने का और दूसरा काम हो रहा है जाने का। तो देखिए पहला काम कौन है, आना कि जाना, तो मेरे आने से पहले हो जा चुका था, यानी कि पहले जाने का काम हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस और जो काम पहले होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जो काम पहले मतलब कि पहले होता है तो पास्ट इंडेफिनिट, बाद में मतलब पास्ट परफेक्ट और बीच में बिफोर, जैसे he had gone before I came। उसी प्रकार यहाँ है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, the train had started before I reached station। उसी प्रकार ऐसे ही बन सकता है। इसका स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब है मेरे जाने के बाद वो आया, तो यहाँ देखिए मेरे जाने के बाद वो आया, यहाँ जाने का काम पहले, आने का काम बाद होगा, तो he came after I had gone। यहाँ भी देखिए जो काम पहले हुआ है पास्ट मतलब कि यहाँ आफ्टर हो गया है, पहले मैं गया मतलब तब वो आया, तो जो काम मतलब कि पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में डालते हैं, जैसे द ट्रेन हैड स्टार्टेड। उसके बाद है कि मेरे घर पहुंचने के बाद वर्षा हुई, तो इट रेन्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, ही केम आफ्टर आई हैड गॉन।
जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट। यही इसका स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पास्ट टेंस का चौथा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं इसकी पहचान क्या है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। यानी कि या तो ता रहा था या तो ती रही थी या तो ते रहे थे, ऐसे शब्द लगे रहते हैं। कभी कभी समय सूचक शब्द के बाद से लगा रहता है और से के बाद मुख्य क्रिया के बाद से के बाद मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता रहा था, देखिए यहाँ ता रहा था, पहचान में है ना, ता रहा था। आई हैड बीन टीचिंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, यहाँ सुबह से, सुबह समय सूचक शब्द है, सुबह से है, पढ़ाना मुख्य क्रिया, इसके बाद रहा था। तो यही है, अगर समय सूचक शब्द नहीं है तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अगर समय सूचक शब्द आ जाता है तो फिर सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे लगे रहते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो बाकी सब की तरह इसमें भी 6 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे आप सुबह से पढ़ रहे हैं तो यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस आई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे वह वर्षों से नहीं रह रहा था, he had not been living for years। अब सी नंबर स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका होता है सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वर्षा कल से हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। अब चलिए स्ट्रक्चर नंबर डी है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब ई नंबर स्ट्रक्चर है डब्ल्यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वर्षा कब से हो रही थी, तो सिंस व्हेन हैड इट बीन रेनिंग। और इसी प्रकार कब से का सिंस व्हेन ही आता है। हम लोग इसका जिक्र प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कर दिए थे। अब एक नंबर और लास्ट नंबर स्ट्रक्चर है नेगेटिव डब्ल्यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप सुबह से बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। और सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा, वो हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देख लिए। तो इतना नोट कीजिए। और इसी के साथ हम लोगों का पास्ट टेंस खत्म हो रहा है और अब हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, पास्ट टेंस पढ़ लिए, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस क्या है। तो फ्यूचर टेंस का परिचय जानते हैं। फ्यूचर टेंस से भविष्य में होने वाले काम या गतिविधि की जानकारी मिलती है। फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस के भी 4 हो गए, पास्ट टेंस के भी 4 और फ्यूचर टेंस के भी 4। तो पहला प्रकार है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका परिचय या इसकी पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा या गे या गी लगा रहता है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, देखिए यहाँ गा है, आई से टीच। आप लोग पढ़ेंगे तो यू विल रीड, देखिए गे आ गया। अब इसमें एक नोट है कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। यानी कि आई और वी रहेगा तो शैल और आई वी के अलावा कुछ भी रहेगा तो विल। अब एग्जांपल इन एफर्मेटिव सेंटेंस ए नंबर, तो आई प्लस शैल या विल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे भारत मैच जीतेगा तो इंडिया विल विन द मैच। देखिए यहाँ ना आई है ना वी है, इसलिए विल का प्रयोग हुआ है। बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो वी शैल नॉट टेल ए लाई, यहाँ वी है इसलिए शैल का प्रयोग हुआ है। अब सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आप बाजार जाएंगे? विल यू गो टू मार्केट? डी नंबर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या वह नहीं खाएगा? विल नॉट ईट। अब 5 नंबर यानी कि ई नंबर है डब्ल्यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम। अब एफ नंबर है नेगेटिव डब्ल्यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप क्यों नहीं आएंगे? व्हाई विल यू नॉट कम। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उससे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का परिचय क्या है? इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा, ती रहेगी इत्यादि शब्द लगेगा। तो मतलब कि याद मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा ना, तो इसमें से कोई एक आ जाएगा, इसमें से कोई एक आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा, देखिए यह ता रहूंगा आ गया, ये आई शैल बी टीचिंग। आप पढ़ते रहेंगे या ते रहेंगे तो यू विल बी रीडिंग। तो जैसे बाकी सबका देखेंगे 6 स्ट्रक्चर था, तो चलिए इसमें भी 6 स्ट्रक्चर होगा। तो पहले पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। ए नंबर एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे भारत मैच जीतता रहेगा, इंडिया विल बी विनिंग द मैच। और आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता दिया गया था कि शैल का प्रयोग कहाँ होता है और विल का प्रयोग कहाँ होता है। बी नंबर स्ट्रक्चर यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं खेलता रहूंगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग। अब सी नंबर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वो डरता रहेगा, विल ही बी फियरिंग। तो चलिए अब हम लोग इसका जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। यहाँ देखिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हम लोग नहीं पढ़ते रहेंगे, शैल वी नॉट बी रीडिंग। और उसके बाद WH क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप कहाँ जाते रहेंगे, वेयर विल यू बी गोइंग। इसका स्ट्रक्चर बढ़ेगा, इसमें क्वेश्चन, इसमें WH क्वेश्चन कौन है या क्वेश्चन वर्ड कहाँ था, कहाँ का वेयर हो गया। शैल या विल तो सब्जेक्ट आप है तो आपका यू होता है, तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट तो यू, फिर बी, फिर वर्ब कौन है भाई, जाना, तो जाना का V4 गोइंग। अब है एक नंबर नेगेटिव WH क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हम लोग आपकी मदद कैसे नहीं करते रहेंगे, तो हाउ शैल वी नॉट बी हेल्पिंग यू। अब इसी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। आप लोग जो है ना इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग फ्यूचर टेंस का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान यह है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी इत्यादि शब्द लगे थे। मतलब कि यही सब में से कोई एक शब्द रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल, वो खाना खा चुकेगा, देखिए चुकेगा, he will have eaten food। अब इसका स्ट्रक्चर है जैसे बाकी सबका स्ट्रक्चर था, तो इसका भी स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर नंबर 1 देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे भारत मैच जीत चुकेगा, इंडिया विल हैव वॉन द मैच। बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग नहीं सो चुकेंगे, वी शैल नॉट हैव स्लेप्ट। अब 3 नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप घर जा चुकेंगे, विल यू हैव गॉन टू हाउस, विल यू हैव गॉन टू हाउस। अब डी नंबर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल, सॉरी इसमें तो सब्जेक्ट नहीं, शैल या विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वो नहीं खा चुकेगा, विल ही नॉट हैव ईटन। अब है WH क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हम लोग कब जीत चुकेंगे, व्हेन शैल वी हैव वॉन। नेगेटिव WH क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्यों नहीं आ चुकेगा, वाई विल ही नॉट हैव कम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया है, अब इसको लिख लेना उचित है। उसके बाद हम लोग टेंस का तीसरा प्रकार, फ्यूचर टेंस का चौथा प्रकार, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम लोग आज टेंस खत्म हो जाएगा, तो पहले इसको लिख लीजिए। अब फ्यूचर टेंस का लास्ट और चौथा प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, वो जो था अब फ्यूचर टेंस का चौथा और अंतिम प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस की पहचान क्या होती है, तो इस टेंस के मुख्य क्रिया के अंत में ता हुआ, रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहोगे, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ऐसे शब्द लगे रहते हैं। मतलब इनमें से कोई एक शब्द आ जाएगा तो समझें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि समय सूचक शब्द आ जाता है और उसके बाद से, और से के बाद मतलब कि हुआ रहूंगा, हुए रहेंगे, हुए रहोगे, हुई रहोगी, हुआ रहेगा, ऐसे सब लगे रहते हैं। मतलब ता हट जाता है। जैसे कि मैं पढ़ाता हुआ रहूंगा, देखिए, और मैं पढ़ाता रहूंगा, यहाँ देखिए हुआ हट गया। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय सूचक शब्द आ जाता है, मतलब कुछ टाइम आ जाता है, तो हुआ, हुए, ये सब शब्द हट जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग, मैं सुबह से पढ़ाता रहूंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो यह है हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। वह 2 घंटे से खेलता रहेगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए जैसे ही समय आ गया कि 2 घंटे से, तो हुआ, हुए, हुई, ये सब जो सब हट गए। ठीक है, चलिए, यह है फ्यूचर परफेक्ट। और एक इसके लिए नोट है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस नहीं फ्रॉम का प्रयोग होता है। हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस की प्रयोग न, सिंस का प्रयोग न होकर फोर का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग हो जाता है, फ्रॉम का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैं सुबह से पढ़ाता रहूंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो देखिए सबका स्ट्रक्चर होता है, इसका भी स्ट्रक्चर होगा। जैसे ए नंबर एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से पढ़ाता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। उसी प्रकार बी नंबर हो गया निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे वह झूठ नहीं बोलता हुआ रहेगा, he will not have been telling a lie। ठीक है, वह झूठ नहीं बोलता हुआ रहेगा, यहाँ हुआ लगा दीजिए, वह झूठ नहीं बोलता हुआ रहेगा, वह झूठ नहीं बोलता हुआ रहेगा, he will not have been telling a lie। इस प्रकार से हम लोग का जो 2 स्ट्रक्चर हो गया, बाकी स्ट्रक्चर भी लिखेंगे, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग। सी नंबर स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे क्या वह वर्षों से प्रयास करता रहेगा, विल ही हैव बीन ट्राइंग फॉर इयर्स।
निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे क्या कल से वर्षा नहीं होती रहेगी, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग फ्रॉम टुमारो। उसी प्रकार है WH क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम लोग 2027 से कहाँ रहते रहेंगे, वेयर शैल वी हैव बीन लिविंग फ्रॉम 2027। अब लास्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव WH क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसका एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे मैं कल से आपसे क्यों नहीं मिलता रहूंगा। Why shall I not have been meeting you from tomorrow। ठीक है, तो चलिए इतना लिख लीजिए। और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है, यानी कि टेंस खत्म होता है। अब टेंस से रिलेटेड कुछ नोट है, उस नोट्स को देख लेते हैं और फिर कहना है कि नोट आप लोग को पढ़ा देंगे, तो आपके पास जो भी किताब होगी उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन होगा डाउट में उसको पूछ सकते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। यस टेंस तो हम लोग खत्म कर लिए औपचारिक रूप से। टेंस से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बिना मतलब टेंस पढ़ कर भी अगर वो नोट को हम लोग नहीं ध्यान से देखेंगे तो कुछ गलती कर सकते हैं। तो चलिए उस नोट को देख लेते हैं। जैसे पहला नोट है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई वाक्य हु से आरंभ हो और नोट नहीं लगा हो तब ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब नोट लगा हो तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब कि अगर वाक्य हु से ही शुरू हो रहा है अंग्रेजी बात और नोट नहीं लगा हो तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा, अगर नोट लगा हो तो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। जैसे कौन आता है, हु कम्स, इसमें नोट नहीं ना है, नहीं है, तो इसीलिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया है। कौन कौन आते हैं, हु कम, देखिए नोट नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें नहीं आया। कौन नहीं पढ़ता है, हु डज नॉट रीड, देखिए नोट है इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है। कौन नहीं पढ़ता है, हु डज नॉट रीड। फिर इसमें कौन कौन नहीं पढ़ते, हु डू नॉट रीड। कौन आता था, हु केम। कौन कौन आते थे, हु केम। कौन नहीं गया, हु डिड नॉट गो, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब नोट आ गया इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। कौन कौन नहीं पढ़ते थे, हु डिड नॉट रीड। अब है हुम, हुम मतलब होता है किसे या किसको, हु का ऑब्जेक्टिव कैसे, तो हुम से शुरू होने वाले वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। यानी कोई वाक्य हुम से शुरू हुआ है तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। जैसे हुम डिड यू नो, आप किसे जानते थे, तो देखिए ये सब्जेक्ट है इसीलिए इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो गया। होम डिड ही हेल्प, वह किसकी मदद करता था, तो ही इसमें सब्जेक्ट है इसीलिए इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। चलिए इतना लिखिए, फिर कुछ नोट है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा नोट देखते हैं, तो तीसरा नोट है कि फोर तथा सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी होता है। जैसे वे लोग 10 दिनों से नहीं आए हैं, दे हैव नॉट कम फॉर 10 डेज, मैंने उसे जनवरी से नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस जनवरी। देखिए ये परफेक्ट टेंस ही तो है ये दोनों। अब है चौथा नोट कि जब हिंदी वाक्य में नाउन तथा एडजेक्टिव में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा हो तब अंग्रेजी में अनुवाद करते समय टेंस एवं पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड
प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मेरा दोस्त रहा है, देखिए दोस्त क्या है, नाउन है, नाउन में रहा है तो ही हैज बीन माई फ्रेंड, देखिए ही हैज बीन माई फ्रेंड। वे लोग ईमानदार रहे थे, दे हैज बीन ऑनेस्ट। अब पांचवा है नोट कि यदि हिंदी वाक्य में नाउन के पहले अपना या अपनी या अपने इत्यादि शब्द लगा हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नाउन के पहले सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लगता है। अपना, अपनी या अपने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नाउन के पहले सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लगता है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। कुछ पॉजेसिव केस नॉमिनेटिव केस को जान जाते हैं, केस तो वैसे पढ़े लेकिन एक बार देख लेते हैं। आई का ये नॉमिनेटिव केस है, यह पॉजेसिव केस है। आई का पॉजेसिव केस माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर। उसी प्रकार इट का इट्स, दे का देयर। अगर कोई एक पुरुष हो तो ही, अगर कोई एक स्त्री हो तो हर, अगर बहुवचन हो तो देयर। इतना लिखिए। फिर दो नोट और है 6 और 7, उसको भी देख लेते हैं। छठा नोट है कि यदि हर के बाद दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव को रखते हैं। अगर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव को रखना हो तो उसके पहले अर्थ के अनुसार टू मीन्स को या फोर मीन्स के लिए का प्रयोग करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे दिस मैंने उसे पुस्तकें दी, आई गेव हिम बुक्स, या आई गेव बुक्स टू हिम। देखिए पहले सजीव ऑब्जेक्ट आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम। अगर मतलब पहले निर्जीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है तो उसके लिए हम लोग टू रख दिए, तब आया है उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही समझना है, ठीक है। उसके बाद एक नोट है, सातवां नोट, कि दिस का प्रयोग यह तथा इस, दैट का प्रयोग वह तथा उस, दिज का प्रयोग ये तथा इन, और दोज का प्रयोग वे तथा उन इत्यादि अर्थों में नाउन के पहले होता है। दिस और दैट के बाद सिंगुलर नाउन और दिज और दोज के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे मैं इस लड़के को जानता हूँ, आई नो दिस बॉय, आई नो दिस बॉय। क्या तुम उन छात्रों को जानते हो, डू यू नो दोज स्टूडेंट्स। इस प्रकार आज हम लोगों का टेंस जो है पूर्ण रूप से खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो टेंस पढ़े हैं मुझसे वो समझे होंगे। इतना पढ़ाने के बाद अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई दुविधा और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर मुझे किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, मुझे कुछ बता सकते हैं। धन्यवाद। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग।